students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 5 organizing। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो से हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसा कि आपको यही पता है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनके 2 दिन बाद एग्जाम भी है बिजनेस स्टडी का, यानी फ्राइडे को 18 तारीख को, तो उससे पहले उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएं वो सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो अदरवाइज जैसे ही हमारा 18 तारीख तक बच्चों का एग्जाम हो जाएंगे, शायद 18 तारीख को ही फाइनल है सब स्कूल्स में, अगर नहीं हो तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं अपने एरिया के आसपास के स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमारे एग्जाम फिनिश हो जाएंगे तो हम अपने फर्दर चैप्टर्स की तरफ मूव कर देंगे जो कि आगे सिलेबस में बता रखे हैं। तो आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन बन। स्टार्ट करते हैं हमने चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे इस चैप्टर में यही पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजिंग को संक्षेप में समझाइए या फिर ऑर्गेनाइजिंग को पूरी तरीके से डिफाइन कीजिए। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर हैविंग डिसाइडेड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है ये कब डिसाइड होता है, जब हम अपने प्लान डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना प्लान डिसाइड किया कि हम अपने स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो एनुअल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जितनी भी प्लानिंग चाहिए थी वो मैंने सब चीज़ कर ली। अब उस प्लानिंग को अपने काम के अंदर लाने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसी को तो ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ये तय किया कि मैं अपने स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शनिंग करूंगा, तो एनुअल फंक्शन के अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने ग्रुप्स की ज़रूरत है, कहाँ पर टेंट लगेगा, कहाँ पे क्या चीज़ होंगी, कहाँ पे क्या इंतज़ाम होगा। तो बेसिकली हर एक चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करनी है मुझे, वो उसी काम को तो ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। देखिए मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वी कॉल दिस फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो बेसिकली जो हमने प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के थ्रू काम करवाने के लिए, या फिर जो हमने प्लानिंग करी है अब उस पर काम शुरू करने के लिए, उसी को तो ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड, हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड, यानी कि बता रखा है कि इसके अंदर होता है हर एक पर्सन की आखिर क्या एक्टिविटी होने वाली है, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितनी ताकत होगी, जो वो काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट किसको देनी होगी उसको। तो हर एक की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन, किस ग्रुप में उसको काम करना है, क्या काम करना है, वो सब बता दिया जाता है। तो वही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो ये हमारा पूरा एक इन्फॉर्मेशन पूरी डिफाइन कर दिया हमने पूरी तरीके से। आई होप आपके भी समझ में आया हो, काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिफाइन किया है। अब देखिए बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है वो दो चीज़ों को मिलाकर बना है, पहला ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का मतलब जो है वो काफ़ी हद तक सेम है, बट हम इनका जो बीच का डिफरेंस है वो एक चीज़ से निकाल सकते हैं, पहला टेंजिबल फोर्स, सेकंड वन इज इनटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल फोर्स वो होता है जिनको हम छू सकें, इनटेंजिबल फोर्स जिनको हम ना छू सकें। तो वहीं से आप समझ जाइए कि जिनको भी हम छू पा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस के अंदर कंडक्ट की गई हैं, एंड सेकंड वन इज जिनको हम नहीं छू पा रहे, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। अब समझिए इनको। ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस के अंदर आते हैं ह्यूमंस, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी, जिसको मिलाकर हमारा हर एक वर्क परफॉर्म होता है, हर एक ऑर्गेनाइजिंग का भी काम परफॉर्म होता है। तो जनरली जो हमारे पास ह्यूमंस पावर नहीं होगी, एचसीएफ ही नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, मशीन्स नहीं होगी, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनी ही नहीं होगी, तो हमारा कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये सब जो है हर एक जगह में इंपॉर्टेंस रखते ही रखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट रखता है तो ये नीचे वाला नहीं रखता इंपॉर्टेंस ये भी रखता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने सभी का काम डिवाइड कर दिया, अब मैंने किसी को कोई अथॉरिटी ही नहीं दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी, तो उससे क्या होगा, तब भी हमारा मिसमैच हो जाएगा और काम खराब होगा उससे। तो इसीलिए बता रखा है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनिंग एंड ऑब्जेक्टिव दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, तो आपको सिंपल बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर बोथ पार्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर, और इनकी सभी की मीनिंग लिख देनी है आपको। इनकी जो मैंने ब्रीफ में सब चैप्टर पढ़ाए थे फर्स्ट टाइम में, तो उनकी सभी की डेफिनेशंस भी करवा रखी है मैंने, सबकी एक एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी करवाई है। अभी हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं तो समझते हुए चलेंगे कि आखिर क्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास अब
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वैसे है तो बहुत ज़्यादा इजी, बट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको आगे पीछे करे आते हैं, और जब आगे पीछे करे आते हैं तो हो सकता है कुछ एग्जामिनर जो है वो नंबर दे दें और हो सकता है कुछ ना दें। तो इसलिए हम इसको एक रियल लाइफ से समझते हुए चलो कि जब भी मैं कोई काम डिवाइड करूंगा तो पहले मैं आइडेंटिफाइड करूंगा कि उस काम को करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, या फिर उस काम को परफॉर्म करने के लिए मुझे कितना काम डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप समझिए कि जब भी हम कोई काम करेंगे सबसे पहले हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। आइडेंटिफाइड करने के बाद हम डिवीजन कर देंगे। फर्स्ट प्रोसेस आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि जब भी अब कोई हम काम परफॉर्म करेंगे भाई उस और काम को परफॉर्म करने के लिए हमें आइडेंटिफाइड तो होना चाहिए ना कि हमें क्या करना क्या है। तो यही आप लिख दीजिए आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड पे आ जाइए डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखिए जब हमने आइडेंटिफाइड कर लिया काम, डिवीजन भी कर दिया काम का, अब हम क्या करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे। भाई ये डिपार्टमेंट ये वाला काम संभालेगा, ये डिपार्टमेंट ये वाला काम संभालेगा। डिपार्टमेंट इन द सेंस ग्रुप, ये ग्रुप ये वाला काम परफॉर्म करेगा। इस तरीके से सेकंड पे आ जाइए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि अब हम ड्यूटीज असाइन कर देंगे। भाई एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सारे लोग होते हैं, अब उस डिपार्टमेंट में मान लो एक ही काम कर रहा है और नाम सबका आ रहा है, तो इसीलिए हमें सभी की ड्यूटीज को असाइन करना पड़ेगा कि उस डिपार्टमेंट में भी आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। इस तरीके से फोर्थ आ जाइए इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। अब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशन करना पड़ेगा, लाइक ऑथोरिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, और साथ ही जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हो उसमें अगर बीच में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको किसको बताना है, कोई रिपोर्ट देनी है तो आपको वो किसको बताना है। तो जनरली हमें उनके बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, वो सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है। देखिए आई होप आपके समझ में आया होगा, एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। कोई भी काम आया, आइडेंटिफाइड किया हमें क्या करना क्या है। सेकंड, जब आइडेंटिफाइड कर लिया तो उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर दिया। ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर दिया कि ये ग्रुप ये काम संभालेगा, ये ग्रुप ये संभाल लेगा। अब हम क्या करेंगे, उन ग्रुप्स के पर्सन की ड्यूटीज को असाइन कर देंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एंड फोर्थ वन इज रिपोर्टिंग रिलेशन। अब लास्ट वन में हम क्या करेंगे, उन सभी के बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे कि आपको रिपोर्ट आकर किसको देनी है, आपको क्या काम करना है, अगर कोई बीच में दिक्कत आ रही है तो आपको किसको बताना है। तो ये था अल्टीमेटली पूरा हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अदरवाइज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका डिफरेंस आता है एग्जाम में। तो देखिए इसका डिफरेंस के तौर पे ही मैंने यहाँ समझा रखा है कि देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट एंड द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मैनेजमेंट क्रिएट करती है, और उस मैनेजमेंट की क्रिएशन के अंदर हर एक की अथॉरिटी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक का वर्क सभी कुछ डिवाइड होता है। कोई भी अपनी तरफ से ये नहीं कर सकता कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा या फिर मैं ये काम करूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें नहीं होती इसमें जो कि मन में हो। तो एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन अथॉरिटी and then is called formal organization. It established because of the rules and policies of the organization. ये जो टोटली बेस्ड होता है, ये स्टैब्लिश होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर होता है, पॉलिसीज़ के ऊपर होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। अगर हमें कम्युनिकेशन करनी भी है तो हमें स्केलर चेन की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। और देखिए फॉर्मल, जैसे कि फॉर्मल लेटर आप समझिए, फॉर्मल लेटर हम तभी लिखते हैं जब हमें किसी संस्था को या फिर किसी प्रिंसिपल या फिर किसी जिससे हमारा कोई इतना पास का रिलेशन ना हो उसको हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम उसको लिखते हैं जो कि हमारा करीबी हो, फ्रेंड हो, सोशल रिलेशन हो, तो उसको इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। ये तो पता ही होगा आपको। तो इसी से हम ये डिनोट भी कर सकते हैं कि फॉर्मल का मतलब यानी कि कंपनी लेवल की बात है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ कंपनी लेवल की बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि साहब हम घर की बात कर रहे हैं कि आप कैसे हो, इस तरीके से यहाँ पे कोई बात नहीं होती। कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन स्केलर चैन, और स्केलर चैन की तरफ से ही हमें चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जाके बॉस से बात कर लें, मैनेजर से बात कर लें, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। देखिए अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। एन ऑर्गेनाइजेशन इज बोर्न आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इमर्ज ऑटोमेटिकली। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद बन जाती है म्यूचुअल रिलेशंस के जरिए। ठीक है, बट ये फुल्ली डिपेंड होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट नहीं होगी तो उसमें वर्कर्स के बीच म्यूचुअल रिलेशन कैसे क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा तो मेरे दोस्त कैसे बनेंगे, है ना। ये एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इसी तरीके से बता रखा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर बोर्न आउट म्यूचुअल रिलेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एमर्ज ऑटोमेटिकली। इसको कोई भी बनाता नहीं है। इट एस्टेब्लिश बेसिक सोशल ऑफ रिलेशनशिप। इसके अंदर बेसिकली सोशल रिलेशनशिप होते हैं। कोई ऐसा हमारा काम का रिलेशन नहीं है कि वो हमारे सर हैं इसलिए हमारा उससे रिलेशन बन रहा है।
तो बेसिकली वो दैट आर कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, जिससे हमारा मतलब मिजाज मिलता है उससे हम बात करें, नहीं तो नहीं, ये बेसिकली हमारे मिजाज के ऊपर ही बात होती है यहाँ पे। और देन सेकंड वन इज द लीडर इज इलेक्टेड, इसके अंदर जितनी भी पावर रहती है वो मैनेजर्स के पास रहती है, मैनेजर्स जो भी कंपनी चुने, बट यहाँ पे हमें लीडर इलेक्ट करते हैं। अगर आप छोटा सा इसका एग्जाम्पल लो याद रखने के बेस पर, तो क्लास का मॉनिटर सर और बच्चे जो चुनते हैं, तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं भी कोई डाउट हो आपको तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज जितने भी यहाँ मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ये समझ लो इंपॉर्टेंट मोटा मोटा पॉइंट करवा रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, जो उनकी फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, कुछ कुछ वो याद रख के जानिए, क्योंकि हो सकता है आपसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही पूछ लें कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं या इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो वो थोड़े थोड़े आपको पता होना चाहिए। जब आपको थोड़ा पता होगा तभी आप बड़ा बना पाओगे उसको, ठीक है। तो इसी तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मूव। अब इस चैप्टर से नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये बहुत ही ईजी। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब कि वो होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेजर फंक्शंस होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा जो होल एंटरप्राइजेस जिस भी काम के ऊपर डिपेंड है उसका डिवीजन होता है, जो मेजर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो हम। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो उनका डिवीजन होता है। लाइक एक तरफ हम मेटल के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकंड वन इज हम प्लास्टिक के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं अपने जो वॉल्व इंटरप्राइजेस के जो मेजर फंक्शन, मेजर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है उसका डिवीजन यहाँ पे होता है, डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है इनके दोनों को। अब यहाँ पे आ जाइए इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं आपस के अंदर, बस इनमें ये डिफरेंस है, डेलीगेशन के अंदर अथॉरिटी दे दी जाती है कुछ थोड़ी सी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे या स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि एक पर्सन दूसरे वाले पर्सन को चाबी दे रहा है। तो वहाँ पे डेलीगेशन के अंदर ये होता है कि कोई छोटी थोड़ी अथॉरिटी जो होती है वो दे दी जाती है अपने सबऑर्डिनेट्स को। क्योंकि देखिए एक मैनेजर है, एक मैनेजर सारे काम को परफॉर्म नहीं कर सकता, एक अकेला पर्सन सभी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता, जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप्स। तो इसीलिए मैनेजर क्या करता है, कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अपना कुछ काम डिवाइड कर देता है, जिसी को हम डेलीगेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन की। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का एक दूसरा भाग भी होता है, पहला होता है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण एंड विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जितने भी आइडिया हैं, जितने प्लान हैं, जितनी मीटिंग्स हैं, वो सिर्फ सेंटर्ड में होती हैं, उसमें कोई सबऑर्डिनेट भाग नहीं ले सकता, ना ही किसी मीटिंग के अंदर, ना ही वो अपना थॉट रख सकता, ना ही वो अपना आइडिया रख सकता, उससे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। बट यहीं डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, उन सभी को भी पूछा जाता है, उनके आइडियाज़ मांगे जाते हैं, उन्हें मीटिंग्स में बुलाया जाता है, अदर सबऑर्डिनेट्स को, हमारे जो कि नीचे लेवल के सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो उन सभी को यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बताया गया है कि कोई भी आइडिया वगैरह वो कैप्टेड नहीं रहता, वो सभी के बीच में रहता है जो भी हमारी कंपनी के अंदर हो। तो बेसिकली यहाँ से आप अगर आप डेलीगेशन समझ लिया कि भाई अथॉरिटी देना, अब उससे आप डिसेंट्रलाइजेशन खुद बना सकते हो कि अथॉरिटी नहीं दे रहे, हम सिर्फ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दैट आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इनके नोट्स देखने हैं तो आप चैनल पे इजीली जा सकते हैं, हर एक की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट क्रिएट है, नोट्स के साथ भी पढ़ा रखा है मैंने, और कुछ चैप्टर एनसीईआरटी नोट्स के साथ भी पढ़ा रखे हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी इजीली देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं, जो कि हमारे कुछ बच्चों को अगर पिछली क्लासेस में नहीं आया समझ में, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। सो आई होप आपके क्लियर भी हुआ होगा। फिर भी अगर आप कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर के अंदर या आज ही क्लास है किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो में, जब तक हमारा बिजनेस स्टडी का पेपर नहीं हो रहा, कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम देखेंगे और जो जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर कवर करेंगे। या फिर आपको किसी चैप्टर के अंदर कोई डाउट लग रहा हो तो वो चैप्टर का नाम मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।